फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 8 है अपना। तो 7th में अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था पास्कल लॉ के बारे में कि पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर लिक्विड में, मतलब हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर सारी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। और जो पास्कल लॉ होता है उसका यूज बेसिकली कहाँ पर होता है, इस लॉ के आधार पे जो आपने हाइड्रोलिक रैम या हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है हमारा, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसी पर बेस्ड होता है। अरे भाई, जब हम सर्विस स्टेशन पर जाते हैं, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर, तो जो हमारी कार वगैरह होती हैं उसको क्या करता है, वो ऐसे लिफ्ट कर देता है। ऐसे यहाँ पर एक रैम लगा होता है, यूँ लिफ्ट हो जाती है ऊपर। कैसे होती है वो, उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से पानी भरा होता है, ठीक है, लिक्विड है। तो ये देखो सेम पॉइंट पर, ये पॉइंट है, सभी डायरेक्शन में लिक्विड सेम होगा हमारा, सभी डायरेक्शन में लिक्विड सेम है। तो यहां पर जो प्रेशर है ये कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है, ये लेवल सेम है। सेम ना हो तब भी अपने आप सेम हो जाएगा, लिक्विड अपने आप सेम हो जाएगा। तो जब आप ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे ना, यहां से इतने कम एरिया, ज्यादा एरिया पर प्रेशर लगा रहे हो चाहे कम पर लगा रहे हो, प्रेशर की वैल्यू इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, दोनों पर क्या रहती है, बिल्कुल बराबर रहती है। तो वो जो प्रेशर आपने लगाया था, जो इतने एरिया पर लगाया था कम पर, वो ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने बोला प्रेशर मतलब स्मॉल पी तो दोनों में सेम है, लेकिन चेंज क्या होता है, कैपिटल पी, क्योंकि कैपिटल पी क्या होता है हमारा, स्मॉल पी इंटू में एरिया। तो इस वाले केस में तो एरिया ज्यादा है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारे ज्यादा हो गई। इस वाले में एरिया कम है, तो ये अपनी वैल्यू कम हो गई। तो इस वाले जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक रैम होती है, वहां पर किसका यूज होता है, हमारे पास्कल लॉ का। तो पास्कल लॉ जो आपने लिखा था उसमें लिख देना एक चीज, यूज लिख देना, क्या लिखोगे, पास्कल लॉ का यूज कहां पर करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक रैम। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक रैम में अपन इसका यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। प्रेशर कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं अपन। मैं इसे मिटाता हूं भाई। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे अपन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। पहले मैं समझा देता हूं आपको प्रेशर कितने प्रकार का होता है, उसके बाद फिर वन बाय वन अपन लिखेंगे। देखो भाई, ये मेरा बेस है, मैं यहां से प्रेशर की स्टार्टिंग कर रहा हूं, मतलब जीरो प्रेशर, 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन पर। तो ये हमारा जीरो है, इसको एब्सोल्यूट जीरो, मतलब बिल्कुल जीरो है, ये निरपेक्ष जीरो है ये हमारा। और कंप्लीट वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम है, कंप्लीट वैक्यूम। कंप्लीट वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात, बिल्कुल प्योरली निर्वात है, वहां पर थोड़ी सी भी एयर मौजूद नहीं है। तो यहां से हमारा बिल्कुल निर्वात से, जैसे जैसे उस निर्वात में आप एयर आती जाएगी, मान लीजिए मेरा रूम है, इस रूम में बिल्कुल एयर नहीं है, तो यहां पर क्या, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, निर्वात बन चुका है। इसमें हल्की सी एयर डाली तो प्रेशर उस एयर के द्वारा क्रिएट होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कैसे, आपने एक एयर इसके अंदर आप इनलेट कर रहे हो, एयर आप इसमें डालते जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर एक क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एयर है, जो बाहर जो एयर है एटमॉस्फेयर में, उस एयर के बराबर हो जाएगी। उस एयर के बराबर हो जाएगी मतलब कौन सा प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। जो हमारे वातावरण में मौजूद एयर है ना,
एयर का मतलब ऑक्सीजन ही नहीं होता, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो भी हमारी गैसेस मौजूद हैं, तो वातावरण में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है उसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है, हम वायुमंडल में, हम वातावरण में रहते हैं, हमारा घर है तो घर की छत पर भी प्रेशर लग रहा है क्योंकि चारों तरफ एयर है, मैं खड़ा हूं यहां पर भी चारों तरफ एयर है, तो एयर का प्रेशर हमारे ऊपर ऑल टाइम लग रहा है सिंस द डे वी बर्थ, जब से हम बॉर्न पैदा हुए हैं तब से अभी तक हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो इसलिए हमको फील ही नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि बचपन से लग रहा है, जब से हम पैदा तब से लग रहा है प्रेशर। तो हमें, आपको फील होता है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है? नहीं। तो एटमॉस्फेयर एयर के द्वारा जो भी प्रेशर लगता है, इस बोर्ड पर लग रहा है प्रेशर, ठीक है ना, और इस टी शर्ट पर लग रहा है प्रेशर, हर चीज पर प्रेशर लग रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो एयर के कांटेक्ट में आते ही एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर, लेकिन एयर मान लो पूरे वातावरण में एयर नहीं हो तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, जीरो प्रेशर। जैसे जैसे इसके अंदर एयर बढ़ती गई, और जो हमारे रूम की जो एयर है वो बाहर की एयर के जब बराबर हो जाएगी तो इसके अंदर जो प्रेशर कौन सा हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इस रूम के अंदर जो प्रेशर है, आपने ज्यादा एयर भर दी, बाहर की एयर से ज्यादा एयर आपने इसके अंदर भर दी, तो प्रेशर क्या है? बाहर की तुलना में बढ़ता चला जाएगा। अब हम क्या है, इसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। या तो मैं कहूं कंप्लीट वैक्यूम, कि भाई स्टार्ट में इसमें प्रेशर जीरो था, कितना था? जीरो। और मैं कह रहा हूं कि जो बाहर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान के चलो, एग्जांपल चल रहा है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपना प्रेशर है, ठीक है, जो बाहर की एयर का प्रेशर है। इस कमरे के अंदर प्रेशर कितना था? जीरो था। धीरे धीरे एयर बढ़ाते गए, कितना हो गया? 1 हो गया। अब 1 से भी हम बढ़ाते जा रहे हैं एयर, तो 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता जा रहा है। अब मान लीजिए इसके अंदर प्रेशर हो गया 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं जीरो से जज कर रहा था भाई, कहां से मेजर कर रहा था प्रेशर को? मैं कर रहा था जीरो से। जीरो से ये अपना कितना था, इसको एग्जांपल लिख चलो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे मैं ऊपर गया, इससे ऊपर पहुंच गया और ये प्रेशर मेरा यहां तक हो चुका है, ये हो गया मेरा 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। कहां से नापा मैंने? यहां से। तो यहां से ये वाला जो प्रेशर है वो हो गया 3 न्यूटन। अब मैं इसको दो तरह से बोल सकता हूं, कैसे कैसे बोल सकता हूं भाई? एक तो मैं बोल सकता हूं ये 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो बोल सकता हूं कि ये जो प्रेशर है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना है? 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एब्सोल्यूट जीरो या कंप्लीट वैक्यूम। तो कंप्लीट इसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है अपना? एब्सोल्यूट प्रेशर है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वो किसी से उसकी तुलना नहीं हो रही है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको डेटम मान के चलूं, इसको डेटम का मतलब क्या है कि बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसकी तुलना में, तो एटमॉस्फेयर की तुलना में कितना अधिक है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अधिक है, क्योंकि बाहर तो एक था ना, तो बाहर की तुलना में देखा जाए तो कितना अधिक है? ये 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सा प्रेशर है हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में ज्ञात कर रहे हो, तब जो हमें जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं गेज प्रेशर। उसे क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर। तो इसका ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है? प्रेशर तो उतना ही जितना लग रहा है, लेकिन अगर मैं दो टर्म में बता सकता हूं। कोई आपसे पूछे एब्सोल्यूट कितना है? एब्सोल्यूट तो है भैया 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई पूछे भाई गेज प्रेशर कितना है? गेज है भैया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है क्या नहीं? तो ये होता है हमारा, ये ए प्रेशर वही था ए पॉइंट का। तो गेज एब्सोल्यूट तो है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपना गेज प्रेशर है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या समझ में आया कि गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है। गेज प्रेशर क्या होता है हमारा? कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ऊपर मापा गया प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर जितना भी अधिक है वो हमारा क्या होता है? गेज प्रेशर होता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट था मेरा बी, एक पॉइंट है जी मेरा, ये मैं बी को, ये पॉइंट बी ऐसे डिनोट कर दिया मैंने, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और ये है अपना, मान लीजिए यहाँ से बॉटम से चलूँ मैं इसकी, तो इसकी हाइट है 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूँ, तो बताओ नीचे से इसकी हाइट कितनी है? इस पॉइंट की 0. हाइट मतलब नीचे से अगर देख रहा हूँ तो इसका जो प्रेशर है 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ से चलूंगा तो कितना होगा भाई? यहाँ तक 1 है, ये 0.3 से कितना? 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब मैं भाई इसको भी दो तरीके से बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूँ कि बी पॉइंट पर जो प्रेशर है 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर है। बी पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो है भैया इस पर एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर मैं कहता हूं कि बी पॉइंट पर ऊपर से मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर की तुलना में देख रहा हूं तो कम है, कितना कम है, तो मैं इसको बोल रहा हूं 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना कम है? 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एयर से आप एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो एयर है उससे आप जब एयर कम होती चली जाती तो मतलब वो वैक्यूम की तरफ जा रही है, निर्वात की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो कितना बढ़ चुके हैं? 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की ओर, लेकिन कैसे? पॉजिटिव। आपने नेगेटिव थोड़ी बोला ये कि -0.7, नहीं आपने प्लस का 0.7 बोला है। बस ये है कि आपने उल्टा कर दिया माप। आप यहां से जीरो है, जीरो से चल रहे हो 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हो, आप नीचे की तरफ पॉजिटिव चल रहे हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की ओर पॉजिटिव मापा गया प्रेशर क्या कहलाएगा? हमारा वैक्यूम प्रेशर, ठीक है ना। पॉजिटिव के ऊपर माइनस थोड़ी लिखा है मैंने, -0.7 है, 0.7 ही लिखेंगे। तो ये होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर, एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो विल ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसको कहां से माप रहे हैं? एब्सोल्यूट जीरो से। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा होता है जिसको अपन कहां से मापते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, या इसको बोलो कंप्लीट वैक्यूम। यहां से आप मापते हो वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, वो भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको जीरो से माप रहे हो। अब बात आती है गेज प्रेशर की। गेज प्रेशर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव? मैं ये जो है ना, ये बी पॉइंट पर 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैं इसको गेज प्रेशर भी बोल सकता हूं। मैं इसको क्या बोल सकता हूं? गेज प्रेशर। लेकिन अगर मैं इसको गेज प्रेशर बोलूंगा तो इसको 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलूंगा क्या? नहीं। अगर मैं इसको गेज प्रेशर बोलना चाहता हूं तो मैं इसको 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना बोल करके क्या बोलूंगा? -0.7, क्योंकि भैया गेज तो यहां से पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। इससे नीचे अगर गेज नाप रहा हूं मैं तो नेगेटिव हो जाएगा। चाहे तो उसको आप नेगेटिव गेज प्रेशर बोलो या वैक्यूम प्रेशर, एक ही तो बात है भाई। गेज ये है, इसका उल्टा ही तो हो रहा है। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? ये होता है नेगेटिव गेज प्रेशर। ये नीचे की तरफ अगर मैं करूंगा, गेज को इन रूप में नाप रहा हूं नीचे की तरफ, तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव तो ऐसे होता है। ऐसे ही देखो, अगर मैं वैक्यूम प्रेशर को यूं मापूं उल्टा ऊपर की तरफ तो क्या हो गया? नेगेटिव वैक्यूम। और नेगेटिव वैक्यूम किसके बराबर होगा मेरे? गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को अपन नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर बोल सकते हैं और वैक्यूम प्रेशर को नेगेटिव गेज प्रेशर बोल सकते हैं। तो गेज प्रेशर, अब मैं इसको क्या कह सकता हूं? बी पॉइंट पर प्रेशर को मैं कह सकता हूं कि बी पॉइंट पर 0.3, तीन चीज बोल सकता हूं। एक तो मैं कह सकता हूं बी पॉइंट पर कितना प्रेशर है, मैं कहूंगा भाई बी पॉइंट पर 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा मैं कह रहा हूं भाई, मैंने किसी बच्चे को ये डायग्राम दिखाया, मैंने कहा भाई बताओ बी पर कितना प्रेशर है। एक ने खड़ा होकर बोला सर बी पर प्रेशर 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं जीरो से अगर नापूंगा तो 0.3 बैठ रहा है। दूसरे ने कहा सर ये नहीं सर, 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैक्यूम प्रेशर है। भाई वो भी सही है अपनी जगह। अगर मैं इसको डेटा मान के नीचे की तरफ चल रहा हूँ पॉजिटिवली, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.7 पर मिल रहा है ना ये, तो ये क्या है अपना? वैक्यूम प्रेशर। सही बात है। तीसरे ने कहा नहीं सर, ये तो सर -0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज प्रेशर है। तो भैया तीसरा भी सही है। तीसरे ने केवल गेज प्रेशर पढ़ा था। तीसरे ने क्या पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर जाएंगे तो जो हमारा मापते हैं हम, वो प्रेशर क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। तो उसको पता था ऊपर जा रहे हैं तो प्लस का गेज है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव गेज हो गया। तो वो तो नीचे जा रहा था, नीचे देखा उसने कितना है? 0.7। तो -0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज प्रेशर। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव गेज प्रेशर। तो नेगेटिव गेज, वैक्यूम है, सारी चीजें सेम है। ऐसे ही अगर मैं इसको बताऊं ए पॉइंट के प्रेशर को, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा मेरा? 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे? ए पॉइंट पर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं इसको? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं? -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैक्यूम प्रेशर। नेगेटिव वैक्यूम हो गया ना। तो कैसे आप दर्शाने के तरीके हैं, इन सभी चीज़ों को अपन 1 बाय 1 लिखेंगे। मैं
इन पॉइंट को ऐसा करते हैं अपन, भैया आपके कॉपी में अगर जगह हो ना, चलो इसको नीचे लिख देंगे। आप ये डायग्राम बना लो एज इट इज़, और इसके साइड में मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रेशर एट पॉइंट ए। कौन सा प्रेशर बताओ, इसको चाहे तो बोलो ए पॉइंट पर, सॉरी ए पॉइंट पर है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर, या बोलो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज प्रेशर, या बोलो -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैक्यूम प्रेशर। तीनों का मतलब एक ही है, नेगेटिव वैक्यूम है ये, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं प्रेशर एट पॉइंट बी, तो बी पर कितना होगा भाई, देखो अगर मैं यहां से चला हूं 0 से, तो 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट प्रेशर, या फिर इसको बोलो आप क्या बोलोगे 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैक्यूम प्रेशर, या क्या बोलोगे -0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज प्रेशर। कुछ भी बोलो, एक ही बात है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपन इसको दर्शाते हैं। अब अपन इसकी पूरी पूरी थीम को लिखेंगे, किस तरह से अपन इनको मेजर करते हैं, क्या होता है नेगेटिव, क्या पॉजिटिव होता है। तो आप इसको पहले उतार लो, उसके बाद फिर मैं आपको 1 बाय 1 लिखूंगा। आप चाहे इसको उतार लो, चाहे मैं पहले इनकी डेफिनेशन लिखवा लूँ, कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले उतार लो चाहे, मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं 1 बाय 1 सारे प्रेशर्स को लिखूंगा। पहला लिखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है भाई ये, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया प्रेशर, कॉमा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसे कंप्लीट वैक्यूम या एब्सोल्यूट जीरो से मापते हैं। इसलिए यह हमेशा पॉजिटिव होता है। इसे बैरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, द्वारा मापा जाता है। डिफरेंट स्थान पर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। मतलब ये क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। यहाँ पर कुछ और है, अलवर में कुछ और प्रेशर है एटमॉस्फेरिक। तो ये नहीं कि स्टैंडर्ड एक फिक्स हो चुका है, कि हम मानते जरूर है स्टैंडर्ड, लेकिन हर जगह अलग होता है। जैसे कि टाइम की बात करें तो हमारे पूरे इंडिया में हर जगह टाइम अलग होता है वैसे, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो। लेकिन क्या है, एक जगह की टाइम को फिक्स कर दिया है, ठीक है। पहले तो हमने किसको, नैनी, जो हमारे इलाहाबाद में है नैनी नाम की जगह है, उसको हमने किससे फिक्स किया हुआ है, जीएमटी से, जीएमटी प्लस 5:30। और फिर उसको हमने आईएसटी मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। उसको मान करके फिर पूरे पूरे इंडिया में वहाँ पर जो टाइम है वो माना जाता है, जबकि हर जगह का अलग होगा भाई। आसाम में अलग होता है टाइम, वहाँ पर सुबह जल्दी हो जाती है, और गुजरात में बिल्कुल एंड में होती है, ठीक है। लेकिन क्या हमने उसके तो जगह जगह टाइम अलग हो जाएगा, तो हमको कुछ ना कुछ तो यूनिफॉर्मिटी करनी होगी। नहीं तो कोई पूछेगा आसाम में भाई 2 बजे की फ्लाइट आ जाना, और यहाँ पर 2 बाद में बज रहे हैं, इसलिए फिक्स कर देते हैं टाइम को। ऐसे ही क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड हमने एक फिक्स कर दिया है, आईएसटी हमने फिक्स कर दिया है, उसकी जगह का जो टाइम है वो माना जाएगा पूरे भारत में। ऐसे ही क्या है, जो हमारा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, वो हर जगह अलग होता है। अलवर का अलग है, जयपुर का अलग है, राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, लेकिन पूरे भारत का एक कॉमन मान लेते हैं हम, 103.125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। अभी तो आप ये देखिए, तो मैंने ये लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट स्थान पर एटमॉस्फेयर प्रेशर डिफरेंट होता है। अब अपन दूसरा लिखते हैं, कौन सा प्रेशर, अब अपन लिखते हैं इसके बाद में एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कौन सा होता है भाई, कंप्लीट वैक्यूम को डेटम मानकर जो अपन प्रेशर निकालते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। और ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि अपन इसको 0 से मेजर करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, कंप्लीट वैक्यूम को डेटम मानकर ज्ञात किया गया प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। इसे 0 से मापते हैं, इसलिए यह हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं अपन कौन सा, गेज प्रेशर। अब गेज की बात है, तो गेज कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को डेटम मानेंगे, तो इससे ऊपर का प्रेशर गेज कहलाएगा, ठीक है ना। इसको ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है भाई, वैक्यूम प्रेशर को बोलते हैं अपन नेगेटिव गेज प्रेशर। यही तो बात थी, मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो लिखते हैं अपन क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मानकर ऊपर की ओर पॉजिटिव मापा गया प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है। यह नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे कि भाई मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नेगेटिव गेज प्रेशर बराबर क्या होता है,
वैक्यूम, तो जो हमारा वैक्यूम प्रेशर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मानकर ऊपर की ओर पॉजिटिव मापा गया प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है। तो ये साक्षात हमने भाई, कुछ इसको गॉज भी बोलते हैं, गेज गॉज, लेकिन ये गेज होता है एक्चुअली। तो ये अपने 3 हो गए, चौथा लिखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, फोर्थ लिखता हूँ। फोर्थ में इसी में करेक्ट कर दूंगा, आप इसको लिख लो, फोर्थ में इसी के अंदर करेक्ट कर दूंगा आपको। फोर्थ लिखता हूँ मैं, इसी के अंदर करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। फोर्थ कौन सा हमारा, वो है वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम क्या होता है, एटमॉस्फेयर को डेटम मान करके नीचे की ओर पॉजिटिव, इसमें क्या आ जाएगा, केवल नीचे की ओर पॉजिटिव मापा गया प्रेशर क्या कहलाता है हमारा, वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। या नेगेटिव, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें नेगेटिव गेज प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर किसके बराबर होता है हमारे, लो भाई ये अपना फोर्थ पॉइंट बन गया। आप ऐसे मत कर देना, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो आप ये उतार लो, ये अपना वैक्यूम प्रेशर। अब मैं इसको मिटाता हूं, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। डायग्राम आपने बना ही लिया था इसका, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी प्रेशर के अंदर। देखो हम प्यार से पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैंने थोड़ी बहुत भी स्पीड बढ़ा दी ना इसके अंदर, चीज़ें ऊपर से जाएंगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं पढ़ता था मेरे टाइम में, मुझे भी थोड़ा सा क्लमसी सा सब्जेक्ट लगता था, मतलब उलझा हुआ सा, कि क्योंकि मैं कोरिलेशन नहीं बैठा पाता था। एक्चुअल चीज़ क्या थी कि हमारे जो स्टडी का जो मेन चीज़ है ना, वो क्या होता है, प्लानिंग स्ट्रेटजी। और प्लानिंग स्ट्रेटजी अगर आपके पास नहीं है, शेड्यूल नहीं है, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कठिन लगेंगी चीज़ें। अगर मैं आपको डायरेक्टली ABCD ना पढ़ा करके मैं वर्ड्स पढ़वाऊँ आपसे, तो आप पढ़ सकते हो क्या? आपको ये नहीं मालूम A पहले आता है B बाद में आता है, आपको ये नहीं पता, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, कठिनाई होगी। और वर्ड छोड़ो, मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा दिया, फिर मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, फिर ABCD के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या है, बस ये मैनर है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेरे हर सब्जेक्ट के अंदर आपने देखा होगा, मैं एक प्रॉपर मैनर बनाता हूँ पहले, और उस मैनर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ। मैं ना तो बुक्स को फॉलो करता हूँ, ना किसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं केवल खुद के जो मैंने बनाया हुआ है मैनर, केवल उसी को फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है इसको पहले पढ़ लो, नहीं, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए पहले वो पढ़ेंगे हम, उसके बाद वो। तो हर सब्जेक्ट का मेरा एक मैनर होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें आपको याद रखने में बहुत सुविधा होगी, और आपको सब्जेक्ट इतना स्मूथ, इतना ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा कि पहले हमने ये पढ़ लिया, अच्छा ये चीज़ वहाँ से आई थी, ये चीज़ वहाँ से आई थी। और कई बार ऐसा होता है हमने पढ़ लिया, अब ये कहाँ से आ गया, समझ रहे हो। तो एक मैनर होता है। तो इसलिए मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट की जो 3 यूनिट है बहुत ही स्लोली पढ़ाऊंगा। अगर ये 3 यूनिट आपने अच्छे से कर ली, एक तो अपनी पहली प्रॉपर्टीज हो चुकी, सेकंड अपनी प्रेशर है, तीसरी यूनिट अपनी कौन सी, ब्योंसी एंड फ्लोटेशन। तो मान लो आपने 50% फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म कर दी, 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। और बाकी के रहे जो क्वेश्चंस आगे से आते हैं, लेकिन बाकी के जो आगे का पार्ट है ना, पूरा डायनेमिक्स वगैरह, उसमें सारा इसी का कॉन्सेप्ट आएगा इन तीनों यूनिट्स का। इसलिए मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। तो आप प्यार से पढ़ना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जाओ, आगे आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के बच्चों का मेरे पास रेस्पॉन्स आया, बहुत बच्चों के मैसेज आए, पर्सनल टेक्स्ट वगैरह, और वैसे भी फ़ोन भी आए कि सर सॉइल मैकेनिक्स से बहुत डर लगता था, लेकिन सर अब सॉइल मैकेनिक्स हमारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि हमें सबसे ईजी सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स लगता है। तो मेरी कोशिश बस इतनी सी है कि आप लोगों को ईजी से ईजी वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। नहीं तो टीचर्स बहुत हैं इस दुनिया में, कोई टीचर की कमी नहीं है, बुक्स बहुत हैं, वही चीज़ बाकी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, और वही बुक्स हैं, कोई ना तो मैंने इन्वेंट करी वो बुक, ना मैंने कोई कॉन्सेप्ट बनाया, ना उन्होंने बनाया, सब कुछ सेम। मतलब आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कहीं से भी, सभी अच्छे टीचर्स हैं, कोई बुरा नहीं है, आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको चीज़ें याद करवा सकूं, आपको चीज़ें उस वे में बता सकूं कि आपको याद करने में आसानी हो, आप कहीं उलझे नहीं, और कोई आपसे 100 चीज़ पूछे, आप 100 की 100 चीज़ों को बता सको कि ये चीज़ यहाँ से आई, ये चीज़ वहाँ से आई। तो ये थोड़ा सा
ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको जैसे बता रहा हूँ मैं, केवल आप उसी को फॉलो करो, आप उसके बाद फिर स्पीड अपन धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या इसकी यूनिट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी स्टैंडर्ड प्रेशर यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रेशर की कौन सी, एक तो होती है हमारी, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, उसको हम एटीएम के द्वारा दर्शाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे दर्शाते हैं अपन, एटीएम, शॉर्ट उसकी यूनिट होती है एटीएम। वैसे तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बता चुका हूँ आपको, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम किसके बराबर होता है, ये होता है भैया 103125। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको मालूम है ये होता है हमारा किसके बराबर, पास्कल के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये हमारा होता है पास्कल के बराबर। तो इसको मैं 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन 1.03। तो 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, एटीएम यूनिट के द्वारा। और 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 1 एटीएम भैया इसके बराबर होता है। एक होती है यूनिट हमारे पास इसकी बार, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार। और बार किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब ये क्या हो गया, 1 × 10⁵ पास्कल। एक इसकी यूनिट होती है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है मेरा 0.981 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको तो मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट में, डायरेक्ट लिख देता हूँ पास्कल। ठीक है, और 1 एटीएम बराबर देखो भाई, ये हमारा ध्यान से देखेंगे 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम के द्वारा दर्शाते हैं, और 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 103125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं 1.03 × 10⁵ पास्कल। एक बार किसके बराबर होता है, एक बार इसके बराबर होता है 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 × 10⁵ पास्कल। 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो मतलब ये 3 यूनिट हो गई प्रेशर की, एटीएम, बार और किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई आपसे पूछता है इन तीनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा होता है एटीएम। देखो ना 1.03, ये तो पीछे की चीज़ तो सेम है तीनों की। उससे छोटा बार, और सबसे छोटा क्या होता है, किलोग्राम फोर्स पर। तो मैं लिख देता हूँ नोट के रूप में, क्या 1 एटीएम इज ग्रेटर देन 1 बार इज ग्रेटर देन 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना बड़ा है आपको दिख ही रहा है। अब बात आती है क्या, ये तो इसमें नॉर्मल सी बात थी, अब आती चौथा और पांचवा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मैंने आपको बोला कि जो प्रेशर है, पानी का जो प्रेशर है, पानी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 10.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको समझ ही नहीं आया कि सर आप प्रेशर की बात कर रहे हो या फिर हेड बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। 10.33 ये प्रेशर थोड़ी है, तो आपने पता नहीं क्या ही चीज़ बोल दी। प्रेशर तो सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है या फिर पास्कल में होता है, ये आपने क्या बोल दिया। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर हाइट तक का पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है, आप इसको एक बार उतार लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर समझाऊंगा। इसको उतार लो, है ना, पूरे नोट तक उतार लो, फिर मैं इन दोनों पॉइंट को समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक्स के अंदर इसी में चलेंगी बातें, फिर आप वहाँ पर बार बार कन्फ्यूज होंगे कि सर ये क्या चीज़ है, हमें समझ ही नहीं आ रही। तो इस चीज़ को आप यहीं पर ख़त्म कर लेना, अभी 5 मिनट लगेंगे बस। देखो भाई, मेरे पास कोई कंटेनर था ऐसा, इसमें जो पानी है
वो भरा हुआ है कितना, 1 मीटर तक। अगर मैं आपसे ये कहता हूं ना कि भाई कि इसके अंदर जो प्रेशर है, इसमें जो प्रेशर है 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है। प्रेशर कितना है कि इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, बॉटम पर प्रेशर कितना है, तो आपने कैलकुलेट किया और मेरे को बता दिया कि सर इसमें जो प्रेशर है, कैसे कैलकुलेट किया आपने, बॉटम पे टोटल फोर्स मतलब इसका वेट के बराबर अपॉन में एरिया का भाग दे दिया, तो प्रेशर आ गया 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने मेरे को बताया, मेरे को समझ में आ गई, तो अब मैंने दूसरों को बता दिया, मैंने भाई 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है बॉटम पे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरा स्टूडेंट था, उसने कहा सर बॉटम पर प्रेशर जो है वो है सर, प्रेशर की वैल्यू है 1 मीटर ऑफ वाटर हेड, या शॉर्ट में बोले, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं कि बॉटम पर प्रेशर हेड कितना है, तो उसने बोल दिया 1 मीटर। अब ये चीज समझ नहीं आई कि प्रेशर हेड 1 मीटर, 1 मीटर क्या है, तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चलता है, या पास्कल बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों ही चीज है, तीनों ही चीज क्या है, सेम है, कोई अलग नहीं है। इस वाली लाइन का मतलब क्या होता है, तो इसी प्रेशर को मैं 1 मीटर ऑफ वाटर हेड बोल सकता हूं, इसी प्रेशर को। अरे भैया सिंपल सी बात है कि प्रेशर जो होता है रो जी एच होता है। अगर आप प्रेशर को ऐसे मेजर कर रहे हो, ऐसे कि जो हाइट है लिक्विड की इंटू में जी कर रहे हो, इंटू में उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है कैसे आई थी, P बराबर रो जी एच से आई थी, ठीक है ना। आप निकाल के देख सकते हो, P बराबर रो कितना होता है पानी का, 1000, डेंसिटी उसी की लेंगे जो लिक्विड भरा हुआ है, जी कितना है 10 मान लो, एच कितनी हाइट 1 है, तो कितना हो गया, P बराबर 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात समझ में आ गई, ये बात तो मुझे क्लियर हो गई कि अगर आप प्रेशर को रो जी एच फॉर्मूले से ज्ञात कर रहे हो पूरे इन दोनों चीजों का यूज करके, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। अब देखो भाई, इसी फॉर्मूले को मैं P बराबर रो जी एच है ना, तो इसमें रो जी को मैंने इधर भेज दिया, इधर क्या रहेगा, केवल एच रहेगा। तो ये P अपॉन रो जी प्रेशर में मैंने रो जी का भाग दे दिया, तो प्रेशर किसमें था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। रो इंटू जी क्या है हमारा, रो तो होता है हमारा क्या, मास पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पूरी पूरी टर्म है P अपॉन रो जी, वो केवल किस में आ जाएगी, मीटर में, और दिख भी रहा है आपको एच मीटर में तो होता है। तो मतलब ये भी प्रेशर है P बराबर रो जी एच, और H बराबर P अपॉन रो जी, ये भी प्रेशर है, बस दर्शाने का तरीका अलग है। दर्शाने का तरीका मतलब मैं तो कह रहा हूं कि मेरे पास 1 किलो आलू है, दूसरा कह रहा है 1000 ग्राम आलू है, बात तो एक ही है। तो ये तो 1 किलो आलू है सीधा सीधा, और ये कितना है 1000 ग्राम, दर्शाने का तरीका अलग है। तो प्रेशर को अपन हेड की टर्म में बता सकते हैं क्या, कि भाई 1 मीटर ऑफ वाटर, 2 मीटर ऑफ वाटर, 3 मीटर ऑफ, बता सकते हैं। कैसे बताओगे, कि जो भी प्रेशर आया है उसमें आप किसका भाग दे दो, रो इंटू जी का। तो आप उसको किसकी टर्म में बता सकते हो, हेड की टर्म में बता सकते हो। तो ये होता है हेड की टर्म में डिनोट करना। तो कैसे करोगे हेड की टर्म में डिनोट, आप इसको रो जी का भाग दे दो, रो इंटू जी का, उसके अंदर आप भाग दे दीजिए। तो आप उसको रो, कौन सा रो होता है, तो ये होता है हमारा, जब आप प्रेशर में रो जी का भाग दोगे तो प्रेशर किस टर्म में आएगा, हेड की टर्म में, और उसको बोलते हैं इतने मीटर ऑफ वाटर हेड। और इसका दूसरा प्रैक्टिकल मीन क्या होता है वो बताऊंगा। और इसी को अपन बोलते हैं प्रेशर हेड। हेड का मतलब होता है एनर्जी। प्रेशर हेड क्या होता है, P अपॉन रो जी। ये एच हेड ही तो है, हेड का मतलब कितनी हाइट है। तो ये कौन सा हेड है, प्रेशर के कारण आया है, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड या फिर प्रेशर एनर्जी। तो मैं बोलूं प्रेशर हेड कितना है इसमें, 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है एक्चुअल में, प्रेशर ही है, एनर्जी है। किसके कारण एनर्जी है, प्रेशर के कारण। कितनी एनर्जी है, कि 1 मीटर ऑफ वाटर हेड के बराबर है। 1 मीटर ऑफ वाटर हेड को, अब आपको किसी ने बोल दिया कि 2 मीटर ऑफ प्रेशर हेड जो है, प्रेशर हेड जो है वो है 2 मीटर,
अब एनर्जी बताओ किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो कैसे करोगे आप, H बराबर 2 मीटर दे रखा है और आपको किस में निकालना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ज्ञात करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, रो जी एच का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H आपको पता ही है 2 है, H कितना है 2 है, G पता, ये पता कितना हो गया बस। चाहे मैं बोल रहा हूँ मेरे को हेड पता है तो मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बता सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पता है तो मैं उसको हेड की टर्म बता सकता हूं। तो ये होता है मेरा हेड। तो अब आपसे कोई पूछे तो बात समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये तो मैंने कन्वर्ट करना बताया, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि आपने ये जो निकाला प्रेशर, आपने जो प्रेशर निकाला P बराबर 10,000, जो आपने प्रेशर निकाला ये 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपने, ये जो प्रेशर है ये हेड क्या बताता है, हेड बताता है कि ये प्रेशर इतना प्रेशर है कि अगर आप किसी भी कॉलम में 1 मीटर, कोई भी आपने कॉलम बना दिया ट्यूब का, उसमें आप 1 मीटर अगर लिक्विड भर दोगे तो उस 1 मीटर लिक्विड के द्वारा बॉटम पर जितना प्रेशर लगाया गया है वो कितना प्रेशर है, इतना। ये होता है इसका मतलब। प्रैक्टिकली क्या होता है, हेड का मतलब कि 1 मीटर हेड, 2 मीटर हेड, उसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी कॉलम में 1 मीटर पानी भर दिया ना, 1 मीटर ऑफ वाटर हेड लिखा है, 1 मीटर अगर मैंने पानी भर दिया तो उस पानी के द्वारा बॉटम पर जो प्रेशर लग रहा है वो इसके बराबर है, इसके बराबर मतलब 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस किसका, हेड का। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना और वो चीज चेंज होती चली जाएगी, क्या क्या चेंज होती चली जाएगी, मैं आपको ये तो बोला मैंने वाटर हेड, अगर ये होता, अगर मेरे को इसको वाटर हेड की जगह मेरे को इसको बताना है, ये जो प्रेशर है 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मुझे इसको बताना है ऑयल की टर्म में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी ट्यूब में ऑयल भर दूं तो कितना ऑयल भरूं, मतलब ऑयल का हेड, हेड मतलब हाइट, ऑयल की हाइट कितनी हो, कितना ऑयल भरता चला जाऊं कि वो उसके द्वारा प्रेशर जो है बॉटम पे इतना आ जाए। तो अगर आपको ऑयल की टर्म में निकालना है तो क्या करोगे इसमें, भाई P बराबर रो जी एच होता है ना, P बराबर, मैं जानता हूँ P बराबर रो जी एच होता है। तो P कितना है 10,000, रो जी एच, मेरे को H की टर्म में निकालना है तो H बराबर यही तो होगा। अब 10,000, अब बताओ मेरे को किसका हेड देखना है, मैं तो देखना चाह रहा हूँ भाई ऑयल के रूप में कि ऑयल, अगर मैं ऑयल भरता हूँ तो कितना हेड जो है ऑयल की, कितनी हाइट के द्वारा जो प्रेशर है इस प्रेशर के बराबर हो, कितना ऑयल भर दूंगा कि उतना ही प्रेशर क्रिएट हो जितना प्रेशर 10,000। तो कुछ नहीं, डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी का भाग दे दो। तो ऑयल की डेंसिटी कितनी, 500 मान के चलो आप, 500 लीटर, तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इंटू में 10 कर दिया मैंने। तो कितनी आ गई इसकी हाइट, इसकी हाइट आ गई H बराबर 2 मीटर। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक कॉलम ले लिया, अब देखो 3 कॉलम बनाता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो है वाटर, कितना है इसकी हाइट 1 मीटर। अगर मैं वाटर के किसी भी कॉलम में 1 मीटर पानी भर देता हूं तो उसके बॉटम पर कितना प्रेशर लगेगा 10,000, ठीक है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं 1 मीटर ऑफ वाटर हेड। तो 10,000 को मैं क्या बोल सकता हूं 1 मीटर ऑफ वाटर हेड, 1 मीटर ऑफ वाटर हेड। कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, कुछ नहीं, मैंने जो मेरा प्रेशर था 10,000 उसमें रोजी का भाग देना है, रो किसका लूंगा मैं, पानी का लूंगा। अगर मेरे को पानी की टर्म में निकालना है तो किसका लूंगा मैं, पानी का। अगर मुझे पानी की टर्म में निकालना है भाई तो पानी का डेंसिटी का भाग दूंगा। तो मेरा H बराबर कितना आ गया 1 मीटर। तो जो मेरा प्रेशर था P बराबर प्रेशर कितना था मेरा 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1 मीटर ऑफ वाटर हेड। इसको मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर ऑफ वाटर हेड। P बराबर 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, या बोलो आप P बराबर 1 मीटर ऑफ वाटर हेड है,
ठीक है। अब क्या है, मैंने इसमें दूसरी कॉलम लिया और उस पर ट्यूब के अंदर मैंने पानी ना भर के ऑयल भर दिया, जिसकी डेंसिटी कितनी थी, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी। तो मेरा जो हेड आया वो आया 2 मीटर। कितना है भैया, ये है 2 मीटर। ये क्या है, ऑयल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो प्रेशर है 2 मीटर ऑफ ऑयल हेड। तो ये तीनों चीज एक ही है। अगर मैं पानी भरूंगा 1 मीटर तब भी 10,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर प्रेशर आएगा, 2 मीटर भरूंगा तब भी 10,000 आएगा। तीसरी बात आती है मेरे मरकरी की, और मरकरी का आपको पता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, उसकी होती है 13,500 के समथिंग होती है भैया, 13,500 के समथिंग होती है। तो 13,500 जो उसकी मरकरी की डेंसिटी है, ठीक है, अगर आप इसमें इसका भाग दोगे तो आप सोचो बहुत ही कम हाइट आएगी। अगर मैं इसको 15 मानता हूं तो 2/3 हो जाता है, 2 तिहाई 66.067, मतलब 67 mm, 67 mm के समथिंग आएगी इसकी ओनली। कितनी आएगी, केवल 67 के mm के समथिंग। 15,000 अगर इसको मानता हूँ तो, और अगर 13,500 ही मानता हूँ तो इसकी आएगी लगभग, नहीं तो 70 के समथिंग आएगी। तो 70 mm मान के चलो आप। ये क्या है मेरी, ये है मरकरी, क्योंकि ये बहुत भारी होता है। तो मरकरी केवल मैं 70 mm ही भरूंगा ना, केवल 70 mm मरकरी भरूंगा, तो यहां पर कितना प्रेशर आ जाएगा, 10,000 लीटर पर मीटर का। और अगर पानी 1 मीटर भरूंगा तब जाके 10,000 आएगा। ऑयल उससे हल्का होता है तो ज़्यादा भरना पड़ेगा। ऑयल के अलावा और कोई दूसरी चीज़, दूसरा आइटम ले लिया मैंने जिसकी डेंसिटी ऑयल से भी कम है, तो और ज़्यादा हाइट होगी। तो बात क्लियर है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड का यूज़ करोगे उसका हेड कम होता चला जाएगा, हल्के लिक्विड करोगे तो हेड ज़्यादा होता चला जाएगा। प्रेशर और हेड में क्या रिलेशनशिप होती है मैंने आपको बता दिया। प्रेशर को हेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बात क्लियर है। प्रेशर को हेड क्यों बोलते हैं ये बात क्लियर है। प्रेशर हेड एनर्जी होती है क्या, नहीं, बिल्कुल होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे छोटे थे लेकिन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, वो सारे अपने क्लियर हो चुके हैं। आप इसको उतारना चाहो तो वैसे उतार लो खुद के ध्यान रखने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना ये वाला क्लियर हो चुका है। अब अपना जो टॉपिक है, चलो वो मैं आपको फ्रेम तो कर देता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं। तो मैं आपको फ्लो चार्ट तो बना देता हूँ, उसको अपन बाद, चलो फ्लो चार्ट पहले बना देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मेजरमेंट की अपनी डिवाइस जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपनी मैकेनिकल डिवाइस, एक होते हैं हमारे मैनोमीटर। बताऊंगा मैनोमीटर। मैनोमीटर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा, भाई देखो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, मेरा बोर्ड छोटा है, एम मैनोमीटर, ध्यान रखना आप पूरा लिखेंगे। डिफरेंशियल, देखो मैनोमीटर क्या होता है, 2 प्रकार की डिवाइस होती है हमारे। तो पहले मैं आपको कंप्लीट ही बता देता हूँ। सिंपल मैनोमीटर हमारे होते हैं 4, कौन कौन से होते हैं, पीजोमीटर,
डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर। मैकेनिकल डिवाइस हमारी होती हैं बॉर्डन गेज, डायफ्राम गेज, डायफ्राम दिख रहा है ये, बेलो गेज, डेड वेट गेज। तो देखो भाई हमारी जो डिवाइसेस हैं मैकेनिकल डिवाइस और मैनोमीटर। तो मैनोमीटर की अगर मैं बात करता हूं आपसे, देखो जो हमारी डिवाइसेस होती हैं प्रेशर को मेजर करने के, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा, मैनोमीटर। मैनोमीटर कुछ नहीं, ट्यूब होती है, नलियां। उन नलियों की सहायता से, जो नलियां होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनकी सहायता से अपन क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर कौन सा प्रेशर, भाई देखो मेरे पास कोई पाइप है, पाइप के अंदर पानी बह रहा है, मेरे को देखना है इस पाइप में यहां पर कितना प्रेशर है। प्रेशर बोलो या फिर प्रेशर एनर्जी बोलो, एक ही बात है। भाई देखो मैं आपको बता चुका हूं, प्रेशर P बराबर रो जी एच होता है, प्रेशर एनर्जी P अपॉन रो जी को ही बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, मतलब हेड की टर्म में, जिसे अपन प्रेशर हेड बोलते हैं। तो प्रेशर हेड कितना है इस पॉइंट पर, पानी यूं बह रहा है, पाइप है, यहां पर कितना है, यहां कितना, और इस पाइप के अंदर भी बीच में कितना है, नीचे कितना है। तो ये चीज हमको प्रेशर देखना है। किसी टंकी में प्रेशर कितना है बॉटम पे, बीच में कितना प्रेशर है। तो कहीं पर भी मेरे को प्रेशर जज करना है, उसके लिए जो हम यूज करते हैं, अगर आप नलियों का यूज करें ट्यूब का, तब तो वो कहलाते हैं हमारे मैनोमीटर। अब ट्यूब बहुत प्रकार के होते हैं, बताऊंगा आपको। और आप ट्यूब का यूज नहीं कर रहे, आप तो कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहे हो। कोई आपके पास गेज, जैसे आपने हवा भराने जाते हो तो आपने देखा होगा छोटा सा डायल सा रहता है, डायल गेज टाइप का सा, ठीक है, वो लगाते हो, उस फिर मेजर करते, तो वो सुई जो होती है यूं आगे पीछे जाती है, देखा होगा आपने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, वो प्रेशर आप किस में मेजर कर, PSI बोलते रहते हैं, तो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई बाइक में कितना डालते हैं, 30 40 35 40 ऐसे बोलते हैं ना, अगले टायर में इतना, पिछले में इतना, डलवा के चल देते हैं अपन। अपन ने कभी देखा ही नहीं कि वो जो है उस मिस्त्री को पता है कितना होना चाहिए, आपको पता कितना होना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता 30 40 क्या। तो इस चीज़ को सोचना आप जरा थोड़ा सा, कोई आपसे पूछ सकता है तो एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। PSI उसकी यूनिट होती है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है, तो आप देखना अपने आप से, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो देखो भाई, अगर आप किसी उस प्रकार की किसी डिवाइस से अगर आप मेजर कर रहे हो प्रेशर को, जो मैंने आपको बताया अभी, वो होती है हमारी मैकेनिकल डिवाइसेस। तो मैकेनिकल डिवाइसेस अपने काम के लिए 4 प्रकार के, बॉर्डन गेज, डायफ्राम गेज, बेलो गेज, डेड वेट गेज। इनमें अपन पढ़ना कुछ नहीं है इसके अंदर, ना ही क्वेश्चन बनेगा। आपसे अगर कोई पूछता है इसके बारे में तो एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि ये इनमें से बॉर्डन गेज के द्वारा क्या करते हैं, प्रेशर जज करते हैं। डायफ्राम गेज क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं। इनमें से ये मैकेनिकल डिवाइस कौन सी है, 3 नाम तो ऐसे हो गए, चौथा ऐसा हो गया, तो मैकेनिकल कौन सी है, बॉर्डन गेज। तो आपको ध्यान रखना ये मैकेनिकल डिवाइस होती है। बस बात कर रहा था मैं आपको मैनोमीटर की, जो हमारी नलियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सिंपल मैनोमीटर, मतलब एक ही ट्यूब होगी, केवल सिंगल ट्यूब होगी। जैसे आपने ब्यूरेट पिपेट देखी होंगी, पतली सी नलियाँ होती है, ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब, उस प्रकार की होती है। तो ये सिंपल मैनोमीटर है, पीजोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। और डिफरेंशियल में होती है हमारी कौन सी, डिफरेंशियल का मतलब है, सिंपल का यूज वहां पर करेंगे, कोई भी पाइप है उसमें मेरे को इस पॉइंट पर चाहिए, बताओ कितना प्रेशर है,
तो इनका यूज़ करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये पाइप इतना बड़ा है, इसमें ये तो एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस बताओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ए पर कितना है बी पर कितना है, नहीं, मेरे को तो बताओ इसमें प्रेशर डिफरेंस कितना है, मतलब ए पर ज़्यादा है कि बी पर ज़्यादा है, और अगर ए पर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, डिफरेंस तो पूछ रहा है, बी पर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो मेरे को अगर प्रेशर डिफरेंस पूछना है, प्रेशर डिफरेंस बताना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मतलब जो प्रेशर डिफरेंस को बताएगा कि इन दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इसका यूज़ सिंगल पॉइंट के लिए करेंगे, इसका यूज़ डिफरेंस के लिए। तो वो होते हैं हमारे 4 टू पीजोमीटर, डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर। इन सभी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में, फिर इसके बारे में, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप रिवीजन करते रहना, अब तक जो पढ़ा है उस पूरे को आज रिवाइज कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मैनोमीटर को। थैंक यू सो मच।